Hello students, this is 7th video of center of gravity by integration and 4th video of center of gravity of plane area. एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं, कार्टेशियन कर्व्स के एग्जाम्पल्स अभी तक हम लोग देख रहे थे प्लेन एरिया के सीजी के बाबत बनस्पत, और अब हम पोलर कर्व उठा रहे हैं आज. Example 13 in continuation. To find the position of the centroid. Centroid means where center of gravity. To find the position of the centroid of the area of the cardioid. इस कार्डियोइड का ये फिगर है. पोल पर ये टेंजेंट होता है, ठीक है ना. ये इनिशियल लाइन है. अगर इधर से यहाँ तक आए थीटा इक्वल टू पाई, और अगर इधर से यहाँ तक आए तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई. तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सेंट्रोइड ऑफ द एरिया ऑफ द कार्डियोइड, माने कार्डियोइड के द्वारा जितना भी एरिया बाउंड किया जा रहा है पूरे एरिया का. वी नो दैट दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, देयरफॉर दिस एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस एरिया मस्ट लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड देयरफॉर इट्स वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, मीन्स वाई बार इक्वल टू 0. स्टार्ट करिए. Since the area is symmetrical about x-axis, therefore y bar equal to 0. Now x bar equal to पोलर कर्व के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स के जो फार्मूले निकले थे मेरे को याद आ रहा, 2/3 इंटीग्रल आर क्यूब कॉस थीटा डी थीटा डिवीज़न इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा. थीटा के लिमिट पूरा लेना है, पूरा लेना है. तो यहाँ से यहाँ तक ये ले लो तो ये ऊपर वाला एरिया हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये ले लो तो नीचे वाला हो जाएगा, यानी माइनस पाई टू पाई. लिमिट हो गया माइनस पाई टू पाई. ठीक, ये फार्मूला सही लिखा है ना हमने, बस. तो ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा लीजिए फटाफट फटाफट. implies that x bar equal to 2/3 इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई आर क्यूब, यानी कि आर दिया हुआ है, आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ये कर्व का इक्वेशन है. आर क्यूब हो जाएगा ए क्यूब 1 प्लस कॉस थीटा होल क्यूब इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवीजन इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा. ये रहा. तो फिगर हटा दे रहा है, तो हो गया फिगर का काम समाप्त. तो कैलकुलेशन करना है. ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, ए बचेगा, दिस इज इक्वल टू 2a अपॉन 3, और कोसाइन है ना, ये कॉस का फंक्शन है, तो थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से कोई असर पड़ेगा नहीं. इंटू 2 इंटीग्रल लिमिट कर दिया 0 टू पाई कॉस थीटा इंटू, एक बार में कई काम कर रहा है, इसको एक्सपेंड भी कर दो. 1 प्लस 3 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डी थीटा डिवीज़न इंटीग्रल वही 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, लिमिट 0 टू पाई कर दिए, यहाँ भी तो कोसाइन है, और इसको एक्सपेंड कर दिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा. मैं एक बार डेफिनिट इंटीग्रल की उस प्रॉपर्टी को यहाँ लिख ही देना चाह रहा हूँ जिसका अब मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ. वी नो दैट इंटीग्रल 0 टू 2a एफ ऑफ थीटा डी थीटा, थीटा में लिख दे रहे हैं, एक्स में था ना, थीटा में लिख दो, इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू a, 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट को आधा कर दिए एफ ऑफ थीटा डी थीटा. और ऐसा कब होता है? इफ एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस थीटा इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, और इसी इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी इफ
एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस वेरिएबल इक्वल टू एफ ऑफ वेरिएबल। ये तो देखो ये पाई है ना और थीटा, तो पाई की जगह पाई माइनस थीटा रखने से जहाँ जहाँ असर पड़ेगा यानी कि फंक्शन अपने आप का नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू 0 होगी, और जहाँ असर नहीं पड़ेगा वहाँ ऐसा हो जाएगा। तो देखो कॉस थीटा इंटू 1, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए इस इंटीग्रल का मान 0। यहाँ कॉस क्यूब थीटा होगा, फिर निगेटिव आएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ पे 0, इतने लोग 0 हो जाएंगे। देयरफॉर एक्स बार इक्वल टू 2a/3, और ये जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये न्यूमरेटर वाला 2 डिनोमिनेटर वाला 2 ऐसे कैंसिल कर दिया स्टेप बचाने के लिए, ठीक। और अब इंटीग्रल में 2 से गुणा करके अपर लिमिट को आधा कर देंगे, 0 to π/2। कौन कौन बचेगा? ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा वाला, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। तो चलिए लिखिए कौन कौन बचेगा भाई। ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद डी थीटा, डिवीज़न फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रल 0 to π/2 और ब्रैकेट बच गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम नहीं लिख रहे हैं क्या कैसे हुआ, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे लिख दिया भाई, इतना काफ़ी है। फिर ये ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल कर दिया जाए, ये 2 और ये 2। अब आप वालिस फार्मूला लगाइए, इक्वल टू 2a/3 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू π/4 प्लस 3/4 इंटू π/4। वालिस फार्मूला देखो शुरू में आपको हम बताए थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाई इंटीग्रेशन पढ़ना है तो आपको वालिस फार्मूला एमएन फार्मूला पे कमांड होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे कमांड होना चाहिए। और अगर अभी भी कमांड नहीं है तो आप कर लीजिए, नहीं तो फिर ये चैप्टर ही बेकार है, पढ़ना पढ़ ही नहीं पाएंगे आप। डिवीजन ब्रैकेट 1 में तो वालिस फार्मूला लगेगा नहीं, लेकिन इसका इंटीग्रल आएगा π/2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आएगा 1/2 π/2 यानी π/4 बाई वालिस फार्मूला। implies that x bar equal to 2a/3 इंटू, इसमें से बाहर निकालिए, क्या बाहर निकलेगा 3π/4, 3π/4, 3π/4 बाहर निकाल लीजिए। अब क्या बचेगा 1 प्लस 1/4 डिवीजन 3π/4, फिर ये 3π/4 3π/4 कैंसिल हो गया, 2a/3 इंटू 5/4 इक्वल टू 5a/6 ना, 5a/6। ठीक, आंसर चेक कर ले, बिल्कुल ठीक। हेंस द रिक्वायर्ड सेंट्रोइड इज 5a/6, 0। इनिशियल लाइन पर स्थित होगा। ये पोलर कर्व से संबंधित ही एक एग्जाम्पल आइए और देखा। इसके बाद फिर अगले वीडियो में पैरामेट्रिक कर्व से संबंधित एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल 14, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन बहुत शानदार है। To find the center of gravity of the area, to find the center of gravity of the area of one loop of the lemniscate
ऑफ द लेमनीस्केट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। बस लेमनीस्केटस को आपको पहचानना होगा, इसका शेप आपको मालूम होना चाहिए, इसके कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट आपको मालूम होने चाहिए, ये मालूम होने ही चाहिए। देखो हम जो बात बता रहे हैं ये इसके बिना नहीं चल पाएगा। इसमें दो इक्वल साइज के लूप बनते हैं। खूबी क्या होती है? सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। एक लूप के एरिया की बात हो रही है कि एक लूप ने जो एरिया बाउंड किया हुआ है उस एरिया की सीजी आप निकालो। तो हम ये लूप ले रहे हैं क्योंकि इस लूप के लिए जो हमें लिमिट्स ऑफ थीटा मिलेंगी वो थोड़ी सी सहूलियत देने वाली होंगी। जैसे कि एक तो ये है टेंजेंट एट पोल थीटा इक्वल टू -π/4, और एक टेंजेंट एट पोल ये है थीटा इक्वल टू π/4, ठीक ना। तो -π/4 टू π/4 लेने से डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी वगैरह लगाने में सहूलियत रहेगी, इसलिए हम इधर वाले लूप को ले रहे हैं। इधर वाले लूप में लिमिटेड ही मड़ी आएगी। एक तो ये आएगा, अब ये कितना आएगा π/4 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 3π/4 4π/4 5 3π/4 टू 5π/4। क्या करेंगे उस लिमिट को लेके? परेशानी हल्का नहीं और हमारी बढ़ेगी। तो अब ये भी हमको मालूम है कि ये जो लूप है ये इनिशियल लाइन के अबाउट, जिसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी मानते हैं, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए इस एरिया की जो सीजी होगी वो इसी लाइन पर स्थित होगी, इसलिए वाई बार 0 होगा। Since the area of loop is symmetrical about x-axis, therefore y coordinate of the center of gravity यानी कि y bar is 0. Now x bar इक्वल टू 2/3 इंटीग्रल r क्यूब cos थीटा डी थीटा डिवीज़न इंटीग्रल r स्क्वायर डी थीटा, ये फार्मूला है। और जिस एरिया की सीजी निकालनी है उस एरिया के लिए लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट्स बाउंडिंग लाइंस के इक्वेशंस होता है, और लूप को कौन बाउंड कर रहा है? टेंजेंट्स एट द पोल। इनके इक्वेशंस हैं थीटा इक्वल टू -π/4 और थीटा इक्वल टू π/4, इसलिए -π/4 से π/4 लिमिट्स हो जाएंगे। बस अब इसको लेके आगे बढ़िए, कैलकुलेशन स्टार्ट। आर की वैल्यू यहाँ से रखनी है, इक्वेशन ऑफ लेमनीस्केट से। implies that x bar equal to 2/3 इंटीग्रल -π/4 टू π/4 r क्यूब चाहिए। तो r कितना होगा? चलो अच्छे से लिखा रहने दो। r बराबर होगा a cos 2 थीटा, इसके ऊपर 1/2 पावर, तो r क्यूब कितना हो जाएगा? a क्यूब cos टू दी पावर 3/2 2 थीटा, ये हो गया r क्यूब, ठीक है ना भाई, इंटू cos थीटा डी थीटा डिवीजन इंटीग्रल -π/4 टू π/4 r स्क्वायर डी थीटा a स्क्वायर cos 2 थीटा डी थीटा। चूंकि न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी कोसाइन फंक्शन है, जो इंटीग्रेंड है वो कोसाइन फंक्शन है थीटा का। थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से कोई चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लगाएंगे हम। 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट हो जाएगी 0 टू π/4 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इट विल टेक द फॉर्म x बार इक्वल टू 2a/3, चलेगा ना, a क्यूब और a स्क्वायर इंटू 2 इंटीग्रल 0 टू π/4 cos टू दी पावर 3/2 2 थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा डिवीजन
2 इंटीग्रल 0 to π/4 cos 2 थीटा डी थीटा। इसे नंबरिंग कर दे रहे हैं हम 1, क्योंकि डिनोमिनेटर तो तुरंत आ जाएगा, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक काम हम बच्चों की तरह कर ले रहे हैं, कट। हाँ, ये करना नहीं चाहिए बड़े लोगों को, बच्चों को तो इसलिए कहा जाता है बेटा काट दो, ताकि अगले स्टेप में वो जब उतारने लगे तो कटी हुई चीज़ को न उतारे। लेकिन हम यहाँ पे टाइम बचाने के लिए, स्टेप बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम की कॉपी में ये सब काम ना करिएगा, कट पिट नहीं करिएगा, ये बड़ों के लिए अलाउड नहीं। अब हम इसको I1 कह दे रहे हैं, इस वाले इंटीग्रल को, इसको छोड़ दे रहे हैं, ये यहीं बैठा रहेगा। मन करे ले लो, मन करे छोड़ दो, फिलहाल हम छोड़ दे रहे हैं। 0 to π/4 cos to the power 3/2 2 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। देखो डी थीटा के बगल में कॉस थीटा की मौजूदगी ये इशारे कर रही है कि साइन थीटा बराबर टी या कुछ पुट किया जाए, यानी cos 2 थीटा को साइन थीटा के रूप में लिखिए, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4। यही बहुत सुंदर सा सब्स्टिट्यूशन है। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos 2 थीटा होल टू द पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब हम cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू टी पुट कर दें, तो cos थीटा डी थीटा बराबर डी टी हो जाएगा, और इंटीग्रल हो जाएगा 1 - 2t स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डी टी। ये अब फिर ये बवाल है, अब इस बवाल का क्या करेंगे, तो फिर हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसलिए हम यहीं पर टेक्निक लगा रहे हैं। देखो स्केल का इस्तेमाल हो रहा है। सब्स्टिट्यूटिंग √2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन टी, ये लो, सो दैट दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। √2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू कॉस टी डी टी, वी गेट I1 इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट। इस सब्स्टिट्यूशन रिलेशन से हम चेंज करेंगे, पुरानी लिमिट थीटा की रख करके नई लिमिट टी की निकालेंगे। व्हेन थीटा इज 0 साइन 0 इज 0, तो साइन टी इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0। व्हेन थीटा इज π/4 साइन π/4 1/√2 √2 कैंसिल 1 साइन टी इक्वल टू 1 टी इक्वल टू π/2। ये देखो कितनी सुंदर से लिमिट मिल गई 0 to π/2। और इधर आइए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माने इसी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर टी होल टू द पावर 3/2 कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा कॉस टी अपॉन √2 डी टी इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रल 0 to π/2 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माने कॉस क्यूब और एक पावर 4 पावर कॉस टी पे पावर 4 बचा डी टी। वेलिस फार्मूला लगाइए 1/√2 इंटू 3/4 1/2 π/2 कामा बाई वाइलिस फार्मूला। वाइलिस फार्मूला देखिए, अब आप हमारी बात को अगर अभी तक हल्के ले लिए हों तो अब आप उसको गंभीरता से ले लीजिए। वेलिस फार्मूला, MN फार्मूला, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के बिना ये चैप्टर पढ़ना संभव ही नहीं है। साथ ही साथ कर्व्स की जानकारी भी अपरिहार्य है, अनएवॉइडेबल है। कर्व के इक्वेशन को देख करके आप पहचान जाइए कि कर्व का शेप कैसा होगा और उसके मेन फीचर्स क्या हैं। इसके लिए मैंने आपको सुझाव दे रखा है, फिर एक बार दे रहा हूँ कि आप कर्व ट्रेसिंग नाम की प्लेलिस्ट खोलिए मेरी, और उसमें वीडियो नंबर 4, 5, 6 में लिस्ट दिया हुआ है। ट्रेसिंग नहीं है, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कर्व्स है। वीडियो नंबर 4 में लिस्ट ऑफ कार्टेशियन कर्व्स है, वीडियो नंबर 5 में लिस्ट ऑफ पोलर कर्व्स है, वीडियो नंबर 6 में लिस्ट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स है। उसमें कर्व का नाम है, इक्वेशन है, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स है और उसका शेप है। ये बिल्कुल आपको मालूम ही होना चाहिए, नहीं तो चैप्टर ही नहीं पढ़ पाएंगे, अब क्या फ़ायदा। तो इम्प्लाइज दैट I1 इक्वल टू, I1 कितना आ गया भाई, अब I2 तो हम मिटा दिए, ले मजा। चलो देखते हैं, याद करते हैं कितना था।
फिलहाल यहाँ देखा जाए कुछ कटना पिटना है, कुछ नहीं। 3 पाई अपॉन 16√2, 16√2। फिर अब लिखिए I2, I2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4। हाँ, और क्या था, r² d थीटा माने cos 2 थीटा d थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा का इंटीग्रल 1/2 sin 2 थीटा लिमिट 0 to π/4 इक्वल्स टू 1/2 sin π/2 हो जाएगा। sin π/2 माने 1, sin 0 माने 0 1, ये तो 1/2 आ गया भाई। तो ये √2, इसके आंसर में √2 भी आता है, जरा देख ले तो क्या आंसर है इसका। हाँ भाई हाँ, ठीक है, आंसर में √2 है, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे लगा कि कहीं गड़बड़ हो गया है, सावधान रहता हूँ, क्योंकि एक भी एरर अगर हो गया पूरा मेरा वीडियो बेकार हो जाता है, रीशूट करनी पड़ती है। गणित भी गजब की चीज़ है ना। देयरफॉर x बार इक्वल टू, हम क्या छोड़े थे शुरू में, 2a/3 छोड़े थे ना, और फिर I1 डिवीज़न I2 ये बना, इक्वल्स टू 2a/3 इंटू I1 की वैल्यू कहाँ गई, ये है 3 π/16√2 डिवीज़न 1/2 इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल कर दिया जाए ना, और इसको कर दिया जाए 2 को नीचे तो हो जाएगा πa अपॉन 8√2 और इंटू 2 ये वाला, तो फाइनली ये हो गया इक्वल टू πa अपॉन √2 को इसे काट देना, तो πa√2 अपॉन 8, क्योंकि रूट जो है ना, अंडर रूट वगैरह नीचे लटका के छोड़ते नहीं हैं, ये कानून नहीं है, ये चलन है, परंपरा है। πa√2 अपॉन 8। अब आंसर देखा जाए, πa√2 अपॉन 8 बिल्कुल सही है। लास्ट में अब लिखिए हेंस द रिक्वायर्ड CG, हेंस द रिक्वायर्ड CG इज πa√2 अपॉन 8 और y बार कितना आया था, 0, ये रहा। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे, पोलर के 2 एग्जाम्पल हो गए। मैं समझता हूँ कि अगले वीडियो में पैरामेट्रिक कर्व्स डिस्कस कर लिया जाएगा। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू।